वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा लाइव क्यूज के अंतर्गत हम लोग समान अध्ययन जो आपका जीएस 1 है उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिसका आज ये आपका एपिसोड नंबर 2 है। 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो कि एक आपका 7 AM से होता है, जिसमें कि झारखंड से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, जो कि आपका जीएस 2 का पार्ट है। और जीएस 1 जो कि आपका समान अध्ययन, जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक्स है, वो आपका 9 AM से डिस्कस किया जाता है। इसका आज आपका एपिसोड नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार ने 3 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय की घोषणा की। यह कब से प्रभावी होगा? ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2018, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2019, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2020 और चौथा ऑप्शन है आपका 1 अप्रैल 2021। संबंधित तथ्य देखते हैं। हाल ही में आपको पता होगा, न्यूज में अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भारत सरकार बहुत सारे बैंकों को आपस में विलय कर रही है। विलय का सीधा सा शाब्दिक अर्थ होता है कि 2 बैंक को आपस में मिला देना, जिससे कि जितनी भी उनके कार्य प्रणाली होते हैं, पूंजी होते हैं, वो दुगनी हो जाती है। मतलब दोनों बैंकों को मिला के ये सारे इफेक्टिव होता है। और ये जो मर्जर होता है आपका, वो सारे आपका जो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम है उसके तहत किया जाता है। अब बात करते हैं कि 3 बड़े मर्जर, जब से ये एनडीए गवर्नमेंट बनी है, 3 सबसे बड़े मर्जर हुए थे। एक 2017 में, 1 अप्रैल 2017 से एक प्रभावी था, जिसमें कि जो भी भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक थे, 2017 से पहले भारतीय स्टेट बैंक के 5 सहयोगी बैंक थे, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये 5 सहयोगी बैंक है, जिसे हम लोग एसोसिएट बैंक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक भारतीय महिला बैंक, जिसे हम लोग बीएमबी, जो कि आपका महिलाओं के लिए विशेषकर से ये यूपीए के काल में इसे 2013 में प्रारंभ किया गया था, उसका भी विलय देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक साथ कर दिया गया था। मतलब कि 6 बैंकों का, 5 एसोसिएट बैंक और एक भारतीय महिला बैंक का मर्जर जो विलय कर दिया गया था, एसबीआई में कर दिया गया था, और ये आपका 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी था। दूसरा सबसे बड़ा मर्जर हुआ एनडीए शासनकाल में, 2018 में इसकी घोषणा की गई थी, जो कि आपका 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ। भारत सरकार ने 17 सितंबर 2018 को भारत के 3 राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को एक साथ एक में विलय करने की घोषणा की, ताकि यह देश का सबसे बड़ा बैंक बन सके। और यह जो इफेक्टिव था, प्रभावी था, 1 अप्रैल 2019 से। तीसरा सबसे बड़ा मर्जर हुआ आपका 2020 से, जो अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन ने देश के 10 राष्ट्रीयकृत बैंक, आपको पता होगा कि कुल राष्ट्रीयकृत बैंक 19 है, उसमें से 2019 में ही 3 का मर्जर हो चुका है। अब इसमें से भी 19 में से जो बचा हुआ था आपका, 19 में से 3 का मर्जर हो गया, अब इसमें से और 10 का मर्जर करके 4 बैंक बनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश के 10 राष्ट्रीयकृत बैंक को, सार्वजनिक उपक्रमों को 4 बड़े संस्थानों में विलय कर दिया। मतलब कि 10 को मर्ज करके 4 बनाया गया। और यह योजना जो है आपका 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है। वो मेगा मर्जर जो हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 बैंक कौन कौन बने थे? 10 बैंकों को वापस में विलय कर। और ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा विलय है, मर्जर है। अब जो प्रश्न है उस पर आते हैं। भारत सरकार ने 3 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक के विलय की घोषणा की। यह कब से प्रभावी हो गया? तो आप यहां पर देख सकते हैं, यह दूसरा मर्जर था और यह आपका 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी था। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? बी, 1 अप्रैल 2019। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, रेपो दर चयनात्मक साख नियंत्रण का एक उपकरण है।
मतलब कि आपका इंग्लिश में से सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के नाम से जानते हैं, क्रेडिट कंट्रोल। दूसरा ऑप्शन है आपका नगद आरक्षित अनुपात CRR कम करने पर निवेश मांग बढ़ जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने पर उनकी साख निर्माण की क्षमता घट जाती है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन है जो कि आपका सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। चलिए संबंधित तथ्य देखते हैं। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसीज, आप सब ये नाम सुने होंगे। उसमें क्या होता है तो RBI दो तरह से जो मार्केट में पैसे का फ्लो ऑफ मनी है या फिर जो मौद्रिक नीति है, जो पॉलिसी है, उसका मेजरमेंट करने के लिए ये दो तरह के मेजर्स को, मेथड को फॉलो करती है। पहला जो मेथड होता है उसे हम लोग सिलेक्टिव या फिर क्वालिटेटिव, सिलेक्टिव या फिर क्वालिटेटिव के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका गुणात्मक या फिर आपका जो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है चयनात्मक साख नियंत्रण। और दूसरा होता है आपका मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। अब यहां पर जो दिया हुआ था पहला देखिएगा, रेपो दर चयनात्मक नियंत्रण का एक उपकरण है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि जो रेपो दर होता है, CRR होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, खुली बाजार की क्रियाएं, फिर आपका जो SLR होता है, CRR होता है, वो सारे मात्रात्मक साख नियंत्रण का उदाहरण है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो ऐसे ही आपका गलत हो गया यहां पर। दूसरा पॉइंट था आपका कि CRR कम करने पर निवेश मांग बढ़ जाता है। CRR कम करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता होगा CRR पहले कैश रिजर्व रेशियो पहले 4% था। अभी वर्तमान में चूंकि इन्फ्लेशन, कोविड-19 और बहुत सारे चीजों को देखते हुए RBI ने इसे कम करके 3% कर दिया। तो इसे कम करने से क्या हुआ? तो CRR जैसा कि डिफिनीशन आपको पता होगा कि CRR वह वैल्यू होता है। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो अपने जमा पूंजी का, जितने भी वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं, अपने जमा पूंजी NDTL का कुछ परसेंटेज RBI के पास कैश में रखते हैं। याद रखिएगा, कैश में रखते हैं अपना जमा पूंजी का कुछ परसेंटेज, जो कि अभी वर्तमान में 3% है। उसी को हम लोग CRR के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए CRR को कम किया गया, मतलब कि पहले अगर 100 रुपया रखा जाता होगा, 100 रुपया का 4%, मतलब कि आपका 4 रुपए रखा जाता था। अब इसमें 100 रुपए का 3% ही, मतलब कि 3 रुपए ही रखना है। मतलब कि अभी भी बैंक के पास 1 रुपए मौजूद है, जिसे वो लोन के तौर पर, अब बैंक के पास पैसा रहेगा तो बैंक का काम क्या है? लोन प्रोवाइड करना। वो जितना ज्यादा हो सके आपका वो लोन देगी। अब बैंक के पास ये पैसे बच रहे हैं, चूंकि आप CRR, ये हम CRR बोल रहे हैं, ये हम सिर्फ 100 रुपीज एक एग्जाम्पल लिए हैं, लाखों करोड़ों रुपए में होते हैं। अब जो 1% बच जा रहा है उसका उपयोग करेगी बैंक और उसे लोन के तौर पर देगी। और उससे क्या होगा आपका, इसमें उन्हें साख निर्माण करने में, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे, सृजित होगा, उससे निवेश ऑब्वियसली ये बढ़ेगा और ये कम दामों पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आपका जो दूसरा पॉइंट है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 आपका जो बिल्कुल सही है, CRR कम कर दिए जाने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजित करने की क्षमता, मतलब कि लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी। और इसका एग्जाम्पल के साथ हमने बताया, क्योंकि उसके पास फंड ज्यादा रहेंगे। पहले ज्यादा रहता था CRR तो पैसे उनके पास कम रहते थे, अब कम कर दिया RBI ने, 4 के जगह 3 कर दिया तो 1 रुपए बचा। अब 1 रुपए वो निवेश करेंगे, लोन देंगे। तीसरा पॉइंट पर आते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने पर उनकी साख निर्माण की क्षमता घट जाएगी। इसे अच्छे से समझिएगा, वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूति, आपको पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये सारी चीजें किया जाता है। खुली बाजार की क्रियाएं जिसे हम लोग के नाम से जानते हैं। खुली बाजार की क्रिया में क्या होती है, तो मार्केट में जो तरलता होती है, तरलता जो फ्लो ऑफ मनी है, उसके अकॉर्डिंग RBI क्या करती है, सरकारी प्रतिभूतियों को या तो खरीदेगी या फिर बेचेगी। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है वाणिज्यिक बैंक और RBI के बीच में होता है।
तो वाणिज्यिक बैंक को सरकारी प्रतिभूति खरीदने की अनुमति देकर या उन्हें प्रेरित करके केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के नगद शेषों को सोख लेता है। अब मान लीजिए आपका आरबीआई कभी क्या करती है कि सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसे सेल करती है। सेल करेगी तो वाणिज्यिक बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को उसे खरीदना पड़ेगा। अब मान लीजिए आरबीआई ने पहली बार 500 करोड़ रुपए का सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा तो कॉमर्शियल बैंक को उसे खरीदना पड़ेगा। दोनों अलग अलग पॉइंट है। आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा सरकारी प्रतिभूति तो आपके लिए सही रहेगा। एग्जाम में जो पूछा जाता है दोनों तरफ से हमें समझना है। आरबीआई सेल करेगी, उसे बेचेगी तो वाणिज्यिक बैंक उसे खरीदेंगे। अब 500 करोड़ रुपए का सेल किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, तो ये 500 करोड़ कॉमर्शियल बैंक के द्वारा इस सरकारी प्रतिभूति को खरीदे जाएगा। तो खरीदने से इनके 500 करोड़ रुपए कम हो जाएगा, मतलब कि 500 करोड़ रुपए आरबीआई के पास ये चला गया। अब ये कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो गई, पैसा कमी हो गई, मतलब कि 500 करोड़ रुपए आरबीआई के पास चला गया। वही यहां पर लिखा हुआ है कि वाणिज्यिक बैंकों के नगद शेषों को, जो नगद है कॉमर्शियल बैंकों के पास, आरबीआई उसे सोख लेती है, मतलब कि अपने पास ले लेती है, जिसका प्रयोग वो साख निर्माण में करता है। अब ये 500 करोड़ रुपए मान लीजिए आरबीआई नहीं लेती सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से, तो बैंक उन्हें क्या करते हैं, साख मतलब कि लोन प्रोवाइड करते हैं। सीधा सा मतलब है, बैंक क्योंकि अपने पास पैसा नहीं रखते, वो लोन किसी न किसी रूप में देते रहते हैं। तदनुसार वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण की क्षमता क्या होगी, घट जाएगी ऑब्वियसली। तो यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 3 को अच्छे से समझिएगा। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने पर उनकी साख क्षमता, लोन देने की क्षमता घट जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो इसीलिए यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा बी होगा, केवल 2 और 3। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों का विलयकरण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बैंकों का विलय किस अधिनियम के तहत किया जाता है? अभी हमने प्रश्न संख्या 1 डिस्कस किया है। पहला है आपका आरबीआई अधिनियम 1934, दूसरा है आपका बैंकिंग अधिनियम 1949, तीसरा है आपका कंपनी अधिनियम 2013 और चौथा है आपका उपयुक्त सभी। आप में से हमने पहले भी बताया है कि जब भी मेरे सेशन में रहिए तो आपके पास एक कॉपी और एक कलम होना चाहिए कि बहुत सारे तथ्यों को आप लिखिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज हम बोलते भी हैं वो सारे आपके उपयोग आती है, और वही चीज अगर आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने उसे अगर नोट किया होगा तो इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट वो आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत बैंकों का विलयकरण किया जाता है। उसमें भी आपका धारा 44A के अंतर्गत ये विलयकरण किया जाता है। विलय का अर्थ होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 मौजूदा कंपनियां मिलकर एक नई और मजबूत कंपनी का निर्माण करती है। मान लीजिए ए है, बी है, ये दोनों मिलकर ए बी कंपनी का निर्माण करती है, इसी को विलयकरण बोला जाता है। ये कोई नया नहीं बन रहा है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है, जैसे कि 3 राष्ट्रीयकृत बैंक मर्जर हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और एक और बैंक था आपका, तो उनका विलय कर दिया गया। अब विलय करके एक नया बैंक बना, तो क्या उनका अलग नाम रखा गया? बिल्कुल नहीं, उनका अलग नाम नहीं रखा गया, तीनों एक साथ वो चल रहे हैं। अब इससे विलय करने का उद्देश्य क्या होता है? कंपनी के पहुंच का विस्तार करना। अब 3 बैंक एक साथ मिलेंगे तो उनका विस्तार मतलब कि एक्सपेंशन होगा, नए क्षेत्रों में कंपनी का भी विस्तार होगा, नए नए स्कोप मिलेंगे और कंपनी की जो मार्केट में हिस्सेदारी है वो भी बढ़ जाएगी। और इसमें जो आपका प्रश्न पूछा गया था उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो विलय किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। यह कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित थी? आपको याद होगा नरसिम्हन कमेटी, तो आपको बताना है कि यह कमेटी जो बनी थी किस क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन है आपका बैंकिंग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, बीमा क्षेत्र या फिर छोटे उद्योग के वित्त पोषण के लिए, मतलब फाइनेंसिंग के लिए। संबंधित तथ्य देखते हैं।
1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी जिसे नरसिम्हन समिति, चूंकि अध्यक्ष वही थे इन्हीं इसलिए उनके नाम पर ही इस समिति का नाम रखा गया नरसिम्हन समिति। बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा जो रिफॉर्म किए गए थे इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर, रिकमेंडेशन के आधार पर किए गए थे। आज वो बैंकों का विलय भी देख रहे हैं तो इसी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था और ये बैंकिंग क्षेत्र के लिए इस कमेटी को जाना जाता है। प्रश्न पूछा यही गया था कि आपका कि जो ये कमेटी है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर ये होगा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा लॉकर फैसिलिटी अपने ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराना। वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा यह सुविधा किस कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन है आपका प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, प्राथमिक तथा द्वितीयक कार्य दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको याद होगा बैंकों के जो वाणिज्यिक बैंक वह सारे बैंक होते हैं जो जनरल, जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, वो सारे बैंक वाणिज्यिक बैंकों के नाम से जाने जाते हैं। वाणिज्यिक बैंक का एक फैसिलिटी ये भी होता है कि आपको लॉकर फैसिलिटी, जैसे कि आपको बहुमूल्य जो वस्तुएं होती है जैसे कि सोना चांदी गोल्ड या फिर कुछ भी, तो उसके लिए लॉकर फैसिलिटी भी उपलब्ध कराया जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक दो तरह से कार्य करती है, एक प्राथमिक कार्य होता है और एक आपका द्वितीयक कार्य होता है। प्राथमिक कार्य में जमा स्वीकार करना, डिमांड डिपॉजिट रिसीव करना और ग्राहकों को लोन देना, ये दो कार्य प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक कार्य का मतलब यह हुआ कि बैंक का निर्माण किस पर्पस के लिए किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा बैंक आखिर क्यों बनाए गए थे? बैंक लोगों की सुविधा के लिए कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो बैंक में जाकर जमा कीजिए, वहां पर आपको लोन भी मिलेगा और सेफ भी रहेगा। अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो बैंक में जाइए, किसी साहूकार पास नहीं जाइए, किसी जमींदार के पास नहीं जाइए, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, सिक्योरिटी आपसे ले लिया जाता है, नहीं चुकाने पर बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाती है। तो बैंक के पास जाइए और वहां पर आपको लोन दिया जाता है, सस्ते दरों पर भी मिलता है और कुछ सिक्योरिटीज के तौर पर वहां पर दीजिए, बैंक आपको लोन देती है और उसका किस्त वगैरह आप समय पर भुगतान कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है और बैंक इसीलिए बनाया ही गया था। द्वितीयक कार्य में इन दोनों कार्य के अलावा जितने भी अदर बैंक कार्य करती है, जैसे कि एजेंसी फंक्शंस के जैसा साख संबंधी सूचनाएं देना, विनिमय, विदेशी विनिमय, फॉरेन करेंसी का क्रय विक्रय भी करना, ये द्वितीय कार्य के अंतर्गत आता है। बैंकिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण देना, लॉकर की सुविधा देना, प्रश्न इसी पर है। साथ ही आपका साख निर्माण संबंधी कार्य करना, क्रेडिट क्रिएशन करना, साथ ही आपका चेक, विपत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों, मतलब कि आपका जो चेक होते हैं, बिल होते हैं, प्रोमिसरी नोट होते हैं आदि का संग्रहण कर, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस में लेटर ऑफ क्रेडिट जो आपका विनिमय पत्र जारी किया जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हर किसी के पास कैश नहीं होता है, करोड़ों रुपया आपको देना है किसी पार्टी को, तो उस समय आप क्या बिल एक बना के दे देते हैं। बिल का मतलब होता है कि एक आपका साख पत्र, जैसे एक चेक होता है उसी तरह एक बिल होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, प्रतिज्ञा पत्र या फिर विपत्र, तो उन्हें भी कलेक्ट करने का काम बैंक करती है। साथ ही आपका अंश प्रतिभूतियों का विक्रय भी करती है और भी बहुत सारे अदर कार्य हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया था कि जो लॉकर फैसिलिटी है वो किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो ये आपका द्वितीय कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि प्राथमिक कार्य में दो ही चीज शामिल होगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लोन देना, ये प्राथमिक कार्य है। बाकी जितने भी कार्य हैं वो द्वितीय कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किस खाते पर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सबसे ज्यादा ब्याज दर अपने ग्राहकों को दिया जाता है? ऑप्शन है आपका चालू खाता, करेंट अकाउंट, दूसरा है आपका बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट, तीसरा है आपका अस्थायी जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और डी है आपका आवर्ती जमा खाता, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बैंक में आप जब पैसे जमा करते हैं तो बहुत सारे अकाउंट ओपन करा के अपने पैसे जमा कर सकते हैं। यहाँ पर 4 मुख्य रूप से बैंक में ये मिलता है। जैसे कि आप जाइएगा तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट वगैरह ओपन कर लेते हैं। अगर आपको कुछ टर्म के लिए, कुछ लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल 2 साल के लिए आप अपने पैसे को रखना चाहते हैं डिपॉजिट के तौर पर, अस्थायी के तौर पर, तो आप
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराइएगा। मान लीजिए आप एक फिक्स कर लेते हैं कि हर महीने 100 रुपया, 1000 क्वार्टरली या फिर ईयरली 10,000 इस तरह से हम जमा करेंगे, तो ये आपका आवर्ती जमा खाता होता है। आवर्ती ये वर्ड ध्यान रखिएगा। आवर्ती जमा खाता अस्थाई जमा खाता के जैसा ही होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है, अस्थाई जमा खाता में हम लोग क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए 10 साल के लिए हमने जमा कर दिया, तो ये अस्थाई जमा खाता हुआ। आवर्ती खाता में हम लोग क्या करते हैं कि हर महीने के बेसिस पर, हर 3 महीने, हर साल पर आप उसमें कुछ जमा करते हैं, तो इसीलिए इसे आवर्ती। रेकरिंग, रेकरिंग मतलब होता है बार बार, आवर्ती मतलब बार बार आप जिसे जमा करते हैं। और चालू खाता, चालू खाता वैसे खाता को बोला जाता है जहां पर आप पैसे दिन भर में जितने मन उतने बार जमा कर सकते हैं और उतना बार ही आप निकाल सकते हैं। मतलब कि आप उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता। ये सारे बचत खाता हो गया, अस्थाई में तो हमेशा परमानेंटली हो गया कि 10 साल के लिए वो आपका फिक्स हो गया। सेविंग अकाउंट में भी हमेशा डिपॉजिट तो जितना मन उतना कर सकते हैं, लेकिन निकालने पर प्रतिबंध होता है, जबकि चालू खाता में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप डिपॉजिट जितना बार करना है उतना बार कीजिए, जितना बार आपको निकालना है उतना बार आप निकाल सकते हैं चालू खाता में। तो इसमें आपका जनरली जो बैंकिंग बिजनेस सेक्टर के होते हैं लोग, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए सही होता है, क्योंकि बिजनेस में कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, इसीलिए चालू खाता वो ओपन कराते हैं, करेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखिएगा, पूछा गया है कि इसमें की ब्याज दर सबसे ज्यादा किस में दिया जाता है, तो ऑब्वियसली है कि आपका यहां पर अस्थाई जमा खाता में दिया जाएगा, क्योंकि बैंक तभी आपको ब्याज देती है जब वो आपके पैसे को यूज करेगी। अस्थाई जमा खाता, मान लीजिए कोई एक पर्सन 1 लाख रुपया 10 साल के लिए जमा करता है, मतलब कि 1 लाख रुपया बैंक के पास ये रहेगा और ये बैंक इसे यूज 10 सालों तक करेगी, जिससे कि वो इंटरेस्ट अर्न करेगी, उसी में आपका इंटरेस्ट आपको भी मिलेगा उसी में, क्योंकि बैंक अर्निंग करती है तभी आपको इंटरेस्ट देती है। अगर बैंक को अर्निंग नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देगी या फिर कम देगी। चालू खाता में देखिए, क्योंकि चालू खाता में एक नियम हो गया कि बैंक में आपका पैसा बैंक यूज नहीं करती है, क्योंकि उसमें ये रूल ये आता है कि बैंक को हमेशा ये पैसा तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं चालू खाता वाले, वो कब पैसा निकाल लें उन्हें पता नहीं होता है, इसीलिए इस पर इंटरेस्ट न के बराबर होता है। बचत खाता में चालू खाता से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अस्थाई जमा खाता सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इसमें एक टर्म डिपॉजिट होता है, एक लंबे समय तक के लिए पैसा जमा होता है, निश्चित समय के लिए। क्लियर है। और एक आपका लास्ट डी है आपका आवर्ती जमा खाता। इसमें अस्थाई जमा खाता से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, मतलब कि अगर हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम पर अगर हम इसको स्थापित करें तो चालू खाता का आपका यहाँ पर 0 होगा, उसके बाद बचत खाता और उसके बाद आवर्ती खाता और उसके बाद आपका अस्थाई जमा खाता। सबसे ज्यादा अस्थाई जमा खाता में, उसके बाद आवर्ती खाता में, उसके बाद बचत खाता में, उसके बाद चालू खाता में। चालू खाता में तो 9 के बराबर होता है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो पूछा गया था कि ब्याज दर किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो अस्थाई जमा खाता में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7। वर्ष 2017 में भारतीय महिला बैंक BMB का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपका नवंबर 2013, नवंबर 2012, नवंबर 2014 और डी है आपका नवंबर 2015। चलिए डिस्कस करते हैं इससे संबंधित तथ्य को। जैसा कि हमने बताया था प्रश्न संख्या 1 में, आपको याद होगा, तो बड़े स्तर पर बहुत सारे बैंकों का विलयकरण किया गया था। तो 1 अप्रैल 2017 से एक इफेक्टिव था कि SBI में 6 बैंकों का विलय हुआ था। SBI के 5 सहयोगी बैंक और एक आपका भारतीय महिला बैंक, ये 6 बैंकों का विलय SBI में कर दिया गया था, जो कि आपका 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी था। अब इसमें बात करते हैं कि भारतीय महिला बैंक क्या है। तो भारतीय महिला बैंक 2013 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा ही इसे स्थापित किया गया था नवंबर 2013 में। इसका स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। 19 नवंबर 2013 को मुंबई महानगर में बैंक का उद्घाटन किया था और वर्तमान में जो उस मतलब कि मर्जर होने से पहले इसमें 85 शाखाएं थी। और इसमें एक विशेष था, ये था कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये बैंक था।
ऐसा नहीं था कि इसमें बैंक अकाउंट का अगर हम बात करते हैं, बैंक अकाउंट का अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें महिलाएं ही अकाउंट खुलवा सकती थी। मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाएं दोनों खुलवा सकती थी, लेकिन इसमें जो लोन फैसिलिटी मिलता था वो आपका सिर्फ महिलाओं को दिया जाता था। क्लियर है? और ये महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए और भी बहुत सारे, जैसे कि उन्हें वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, महिलाओं की आजीविका के लिए सहायक बनना, समावेशी विकास को सुगम बनाना, महिलाओं की संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा देना, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए इस बैंक का स्थापना किया गया था। साथ ही आपका महिला बैंक बैंकिंग एवं वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं को बिना किसी परेशानी के महिलाओं को उपलब्ध कराने के लिए इस बैंक का स्थापना किया गया था 2013 में, नवंबर 2013 में। लेकिन बाद में ये 1 अप्रैल 2017 से इसे विलय कर दिया गया एसबीआई के साथ। प्रश्न जो पूछा गया था आपका कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो नवंबर 2013, राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8। ब्रिटिश काल 27 जनवरी 1921 को 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता था, को आपस में विलय कर किस बैंक की स्थापना की गई? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता है। अब इन तीनों को मर्जर करके 27 जनवरी 1921 को किस बैंक की स्थापना की गई थी वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट है आपका पंजाब नेशनल बैंक। जब हम भारत के बैंकिंग प्रणाली के बारे में स्टडी करते हैं, खासकर इसके इतिहास के बारे में, जो आज भारत का सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, तो उसके क्रम को हम लोग समझते हैं कि उसका विकास कैसे हुआ था। 3 बैंक पहले हुआ करते थे। बैंक ऑफ बंगाल जिसका स्थापना 2 जून 1806 को किया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसका स्थापना 15 अप्रैल 1840, मतलब सारे ब्रिटिश काल में, वो भी 1800 के आसपास किया गया था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में तथा बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 को स्थापित हुआ था। अब इन तीनों बैंकों को एक सिंगल नाम से जाना जाता था। ये तीनों अलग अलग क्षेत्र के बैंक है। एक देखिए बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉम्बे को जो आज मुंबई है, और एक मद्रास जो चेन्नई है, और बंगाल जो पश्चिम बंगाल है। अब ये तीनों बैंकों को एक नाम से जाना जाता था, प्रेसिडेंसी बैंक। उस समय ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंसी बैंक तीनों विलय करके बोला जाता था, लेकिन ब्रिटिश काल में इसे बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। लेकिन बाद में 27 जनवरी 1921 को तीनों बैंक को आपस में विलय कर दिया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास को, और इसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जब भारत आजाद हुआ तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मौजूद था, लेकिन भारत सरकार ने 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम दिया भारतीय स्टेट बैंक। जो आज एसबीआई मौजूद है वही वो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उससे पहले वो ये 3 बैंक थे। प्रश्न जो पूछा गया था कि ब्रिटिश काल में 27 जनवरी 1921 को इन 3 बैंकों को मिलाकर जो एक बैंक का स्थापना किया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 1921 के बाद पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर 1955 होता तो आप यहाँ पर एसबीआई आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सीधा सा पूछ रहा है कि 1921 में किस बैंक की स्थापना की गई थी विलय कर। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा ए होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9। आरबीआई अधिनियम के आधार पर बैंकों का वर्गीकरण के तहत अनुसूचित बैंक किन बैंकों को कहा जाता है? ऑप्शन है आपका आरबीआई अधिनियम के प्रथम अनुसूची में शामिल बैंक, दूसरा ऑप्शन है आपका आरबीआई अधिनियम के 5वीं अनुसूची में शामिल बैंक, तीसरा है आपका आरबीआई विनियमन के तहत शामिल बैंक, और डी है आपका आरबीआई अधिनियम के 2वीं अनुसूची में शामिल बैंक। भारत में अगर हम आरबीआई के आधार पर देखें तो आरबीआई अधिनियम के तहत भारत के बैंकिंग क्षेत्र को 2 सेक्टर में बांटा जाता है, 2 वर्गीकरण किया गया है। एक शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, हिंदी में इसे अनुसूचित बैंक के नाम से जाना जाता है, और एक आपका गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक।
अनुसूचित बैंक उन बैंकों को बोला जाता है जो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल है। मतलब कि जितने भी बैंक हैं जो आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं वो सारे के सारे शेड्यूल बैंक है, अनुसूचित बैंक है। जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, एसबीआई है, फिर आपका आरआरबीज हैं, ये सारे आपका शेड्यूल बैंक के अंदर आते हैं। इसका कोई लिस्ट नहीं है, मतलब कि लिस्ट है उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जनरली बहुत जितने भी बैंक होते हैं वो सारे आते हैं। अब बात करते हैं इसमें नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक मतलब कि जो द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है। आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में जिन बैंकों का नाम आपको नहीं मिलेगा वो सारे के सारे गैर अनुसूचित बैंक है। जनरली इसमें कॉर्पोरेटिव बैंक जो होते हैं ज्यादातर वही आते हैं। बाकी जितने भी बैंक है आपका, अभी भी कुछ दिन पहले तो आरबीआई ने कॉर्पोरेटिव बैंक को भी इसमें शामिल कर लिया है, मतलब कि शेड्यूल बैंक में ही शामिल कर लिया है। तो आरबीआई अपनी लिस्ट जारी करती रहती है, उस आधार पर यह तय होता है। लेकिन जनरली जितने भी बैंक होते हैं वो आपका अनुसूचित बैंक को आते हैं। ऐसा नहीं है कि आरबीआई जो नॉन शेड्यूल बैंक है उस पर कंट्रोल नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्ट वे से। प्रश्न जो पूछा गया था कि अनुसूचित बैंक किन बैंकों को बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर डी होगा। डी होगा क्योंकि डी में ऑप्शन है आपका आरबीआई अधिनियम के द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंकों को ही अनुसूचित बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 10, आज का अंतिम प्रश्न। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी रीजनल रूरल बैंक देश में पहली बार किन राज्यों में स्थापित की गई थी? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड। बी है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। सी है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और डी है आपका राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आरआरबीज का स्थापना के पीछे दो उद्देश्य था। पहला कि ग्रामीण क्षेत्र तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना। आरबीआई का स्थापना करने का दो उद्देश्य था। पहला, बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक। और दूसरा आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए। पहले लोग क्या करते थे, जितना पैसा अर्निंग होता था अपने लिए यूज करते थे, मतलब कि कोई बहुमूल्य वस्तु होते थे, जमीन वगैरह होते थे, वही करते थे, जमा करके कहीं नहीं रखते थे। लेकिन सेविंग्स को बढ़ावा देना जरूरी था क्योंकि भविष्य में किसके साथ क्या हो जाता है इस चीज को भी ध्यान में रखना था। तो इसीलिए चूंकि जो उस समय बैंक थे, उस समय आरआरबी स्थापित नहीं हुआ था, तो उस समय पहले बहुत सारे बैंक थे लेकिन वो लिमिटेड थे, वो शहरी क्षेत्रों तक या फिर जहां उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था, अर्निंग होता था, पैसे जहां मिलते थे उन्हीं जगह स्थापित होते थे अपने ब्रांचेस। तो इसीलिए उस समय जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उन्हीं के द्वारा 1 जुलाई 1975 को, जो उस समय भारत में आपातकाल घोषणा के बाद ये स्थिति को भांपते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी आरआरबीज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने समूचे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया। तदुपरांत 26 दिसंबर 1975 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसे हम लोग रेशनल रूरल बैंक ऑर्डिनेंस 1975 के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय बैंकों का, मतलब कि जब इसका स्थापना करने का निर्णय लिया गया उस समय 5 क्षेत्रीय बैंकों का स्थापना किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। और ये 5 क्षेत्रीय बैंक 2 उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद तथा गोरखपुर में, एक आपका हरियाणा में जो सिवानी में स्थित था, एक आपका राजस्थान में जो जयपुर में स्थित था, और एक आपका पश्चिम बंगाल में जो मालवा में स्थित था। तो ये कुल 5 क्षेत्रीय बैंक थे, मतलब कि 4 राज्य, उत्तर प्रदेश में 2, हरियाणा में 1, राजस्थान में 1 और पश्चिम बंगाल में 1। यहाँ पर लास्ट एक टर्म देखिएगा, चूंकि आपको पता होगा क्षेत्रीय बैंकों को जो स्पॉन्सर्ड प्रायोजित किया जाता है आपका नेशनलाइज्ड बैंक के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा किया जाता है, अभी भी आपका उनका कुछ शेयर्स वगैरह होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये 5 बैंक स्थापित हुए थे उनके प्रायोजित बैंक कौन थे, स्पॉन्सर्ड बैंक कौन थे। सिंडिकेट बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि जो आरआरबी देश में पहली बार स्थापित किया गया था किन राज्यों में किया गया था, तो 4 राज्यों में किया गया था।
यहां पर देखिएगा सी तो ऐसा ही कट जाएगा क्योंकि यहां पर 3 राज्यों का नाम दिया गया है। ए भी ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि झारखंड उस समय बना ही नहीं था। आपको याद होगा झारखंड 2000 में बना था, जो कि आपका 1975 में ही का बात है। अब बात करते हैं बी और डी का। बी में देखिएगा उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, हरियाणा है। फिर आपका राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये दोनों सेम ही है क्योंकि ये 4 राज्य ही थे, दोनों का सेम है। मतलब कि बी और सी डी दोनों आंसर होगा क्योंकि दोनों का नाम सेम है। अरेंजिंग अलग अलग किया गया है लेकिन 4 राज्य वही थे जहां पर यह स्थापित हुआ था। तो बी और डी दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आज हमने टोटल आपका 10 प्रश्न डिस्कस किए हैं जो कि आपके भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थे, और भी अन्य प्रश्न थे जो कि महत्वपूर्ण थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसमें जो आपको अगर यूजफुल लगता है तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर किया कीजिए, साथ ही इसे लाइक जरूर कीजिए, और जो भी अपना सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल जिसमें कि आपको जेपीएससी, जेएसएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल मिलते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जेपीएससी के मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आपको प्रिंटेड नोट्स, प्रैक्टिस पेपर जिसमें कुल 25 बुक्स होते हैं, न्यू पैटर्न और सिलेबस पर आधारित होते हैं। और इसमें जो पैटर्न पर बनाया गया है, जो आपके सिलेबस से जो आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं उस आधार पर आपके लिए ये नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्योंकि अभी मार्केट में देखिएगा इंडिविजुअल बुक लेने होते हैं और वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। यूपीएससी के लिए भी वही पढ़िए, बीपीएससी के लिए भी वही पढ़िए और जेपीएससी के लिए भी वही पढ़िए, लेकिन सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है हर एग्जाम के लिए। तो जरूरत होती है कि उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। तो उसी आधार पर ये मटेरियल सारे तैयार किए गए हैं। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रांची सेंटर से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जेएसएससी और हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए भी नोट्स उपलब्ध हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।